गर्मी में पहाड़ी चट्टान पर गरीब का ठंडा ससुराल। बाप रे बाप जेठानी जी, इतनी भयंकर गर्मी में चट्टानी रास्तों से गुजरना सुलगते कोयले पर चलने के जैसा लग रहा है। पता नहीं हमारे पतियों को भी क्या मसला है, दिन में रोटी पानी आकर घर पे खाने में। किरण, हमारे पतियों को थोड़ी देर के लिए खाने का टाइम मिलता है। जितनी देर में वो चट्टानी चढ़ाई उतरकर नीचे खाना खाने आएंगे तब तक तो समय खत्म हो जाएगा। दोनों बहुओं को रोज ही अपने पतियों को खाना पहुंचाने के लिए जोखिम भरे पहाड़ी चट्टानों से चलकर जाना पड़ता था। उबड़ खाबड़ खरे रास्ते में जाते हुए दोनों को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। वहीं चिलचिलाती गर्मी में सभी मजदूर पहाड़ी चट्टानों पर पत्थर तोड़ते तोड़ते गर्मी से बेहाल हो चुके थे। धूप के चलते ये चट्टान गर्म होकर इतनी ठोस कठोर हो गई है कि कुल्हाड़ी से चोट करने पर भी टूट नहीं रही। अगर भाई धूप देखेंगे तो परिवार का पेट कैसे भर पाएंगे। हमारे गांव में कोई और रोजगार भी तो नहीं है जिसे करके परिवार की रोजी रोटी चला सकते। अरे चलो चलो, सबके सब जल्दी जल्दी पत्थर तोड़ो, आज पूरे 1 टन माल जाना है शहर। और रमेश मिथिलेश, तुम दोनों इतने ढीले होकर कैसे काम कर रहे हो? थोड़ा फुर्ती से काम करो। मदनलाल जी, हम तो फुर्ती से ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये चट्टान इतनी ठोस है कि चोट करने पे भी दरार नहीं पड़ रही है, टूट भी नहीं रही। अरे लानत है तुम दोनों भाइयों में, एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा तोड़ने का भी दम नहीं है। तो छोड़ दो काम धंधा, फालतू की दिहाड़ी नहीं आ रही है मेरे पास। जब तुम अच्छे से खट नहीं सकते तो अरे हाथ जमा कर मारो, क्यों नहीं टूटेगा पहाड़ फिर। हाँ, तोड़ रहे हैं सेठ, चिंता मत करो। कुछ देर में गर्मी से तरबतर दोनों खाना पहुंचाने आती हैं। अजी चलिए, आप दोनों भाई खाना खा लीजिए। गर्मी के चलते खाना खाने का तो जी सा नहीं कर रहा। क्या लाई हो? अजी ठंडा ठंडा खीरे का सलाद और साथ में गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी लेकर आए हैं। भूख से जूझते दोनों सलाद लगा लगा कर रोटी खाते हैं। तभी मिथिलेश, सरिता भाभी, सही किया जो आप सब्जी की जगह सलाद बना कर ले आई। एक तो 2-4 दिनों से इतनी दनदनाती गर्मी धूप निकल रही है, पत्थर तोड़ते तोड़ते शरीर का सारा पानी निचोड़ लेती है। ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ बचा ही नहीं है। देवर जी, एक तो आप दोनों भाई इतनी भीषण गर्मी में इतनी मेहनत वाला पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। गर्मी के मौसम में तो खाने से ज्यादा शरीर को पानी को बीच बीच में पानी की जरूरत लगती है। और एक तो आप दोनों इतने ऊंचे पर काम करते हैं कि इस चट्टान पहाड़ पर नीचे से ठंडा पानी भरकर लेकर आओ तो वो भी गर्म हो जाता है। खाना खाने के बाद दोनों भाई वापस से तपती हुई धूप में पत्थर तुड़ाई में लग जाते। दोनों बहुएं बर्तन समेटकर चट्टानी रास्तों से नीचे की तरफ उतरने लगती हैं। तभी गर्मी से एक चट्टान का टुकड़ा जगह से खिसक कर नीचे गिरता है। जेठानी जी! खौफ के मारे किरण की चीख निकल जाती है। किरण, तुम ठीक तो हो? वो तो सही मौके पर मैंने तुम्हें अपनी तरफ खींच लिया, वरना तुम इन चट्टानों से गहरी चोट खा जाती। इसीलिए तो मुझे ये चट्टान और पहाड़ बहुत ही जानलेवा लगते हैं जेठानी जी। बेचारे हमारे पति जान जोखिम में डालकर हमारा पेट पालने के लिए खतरे में काम करते हैं। सही कहा, इन पहाड़ों और चट्टानों के बीच तो हर एक मौसम में संघर्ष के साथ रहना पड़ता है। ठंड के मौसम में ये पहाड़ पिघल जाते हैं और गर्मी के मौसम में मृदा अपरदन से टूट कर गिरते हैं। कुछ ही देर में दोनों बहुएं घर आती हैं, जहां पूरा परिवार गर्मी से बेचैन चौखट के बाहर चटाई डालकर बैठे हुए थे। सास शोभा हाथ पंखा कर रही थी। हे भगवान, कसम से इस गर्मी के मौसम ने तो चैन छीन रखा है। क्या बात है, आप सब लोग इतनी गर्मी में बाहर क्यों बैठे हैं? इतनी गरम गरम लू फेंक रही है। मम्मी बहुत देर की लाइट कटी हुई है, अंदर गर्मी लग रही थी, इसीलिए दादी ने चटाई बाहर बिछा दिया। कसम से, एक तो इस साल इतनी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है, ऊपर से बिजली भी नहीं टिक रही। सच में पता नहीं इन बिजली वालों को भी क्या खुजली मचती है। दोपहर के टाइम में लाइट काट कर सीधे रात को देते हैं। दिन भर बिना लाइट बिजली के कितना दूभर हो जाता है रहना। अरे मौसम भी तो एकदम घमस भर कर रखा है, एक पत्ता भी हिलडुल नहीं रहा जो मौसम में थोड़ा ठंडकपन लगे। एक तरफ कहर बरसाती गर्मी और उसमें बिजली कटने के चलते पूरा गरीब ससुराल दोपहर की लू चलती गर्मी में आंगन में बैठा था। सभी तर तर हो चुके थे। तभी ससुर, अरे छोटी बहू, जरा मुझे मटके का ठंडा ठंडा पानी पिला दे। अरे गर्मी से बार बार गला सूखा जा रहा है। मम्मी सबसे अच्छा सबके लिए ठंडा ठंडा सत्तू बना लो, सब पी लेंगे। हाँ छोटी बहू, ऐसा कर सभी के लिए सत्तू ही घोल कर लिया। ठंडे पानी में कम से कम शरीर के अंदर कुछ तो ठंडा पिया जाए। गर्मी के चलते मेरे पेट में धुंध सा फूंक रखा है।
ठीक है, मैं अभी सबके लिए ठंडा ठंडा सत्तू बना कर लाती हूँ। किरण जैसे ही सत्तू बनाने के लिए मकान के अंदर आती है तो चारों दीवार और छत गर्मी से दमक रहा था और छत के छोटे छोटे छेद से धूप की किरण घर के अंदर पड़ रही थी, जो कि और ज्यादा गर्मी को पैदा कर रही थी। बाप रे बाप, ये मकान तो ईंट की भट्टी जितना भपका मार रहा है। मैं तो पसीने से भर गई। इससे तो बाहर ही थोड़ी ठंडक है। फटाफट से सत्तू घोल कर जाती हूँ। जैसे ही मटके पर से ढक्कन हटाती है तो मटके के अंदर पानी का एक बूंद भी नहीं बचा होता है, जिसे देखकर भड़क जाती है। हे भगवान, लगता है आज फिर से इन बच्चों ने मटके का सारा पानी खर्च कर दिया। इन बच्चों ने नाक में दम करके रख दिया है कसम से। आग बबूला होकर किरण बाहर आकर तीनों बच्चों को गुस्से से घूरती है। क्या हुआ छोटी भाभी, आप राजू, गुनगुन और गोलू को ऐसे क्यों देख रही हो? बच्चों, तुम तीनों ने फिर से कोई नई शैतानी की है क्या? ना ना, नहीं तो बुआ, हमने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो मटके का पानी क्या अपने आप से खत्म हो गया? बहू तो क्यों बेचारे बच्चों पर भड़क रही है? बात क्या हुई है? माँ जी, आज फिर से इन तीनों ने मटके का पीने वाला पानी नहाने धोने में खर्च कर दिया। इतनी भयंकर गर्मी में नदी से पानी भरकर लाने में हालत खराब हो जाती है। पिछले एक हफ्ते से गर्मी के चलते सप्लाई का पानी भाग रखा है। कैसे कैसे हम नदी पर से नहाने धोने खाने पीने का काम निपटा रहे हैं। चाची, स्कूल से आने के बाद हम तीनों का शरीर बहुत चिपचिपा सा लग रहा था। हमने नहाने के लिए बाल्टी में पानी देखा, लेकिन बाल्टी में चुल्लू पर पानी भी नहीं था, इसीलिए हमने मटके में से थोड़ा सा पानी लेकर बस हाथ मुंह धोया था। देवरानी जी, आप जाने दो, बच्चे हैं और गर्मी इस बेहिसाब की पड़ रही है कि इंसान को दिन भर में 2-3 बार नहाने की जरूरत लगे। तुम मटका मुझे ला कर दो, मैं पानी लेकर आती हूँ नदी से। सरिता बहू, तुम अपने साथ किरण बहू को भी लेकर जाना। नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाएगी तो इसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। अपनी सास शोभा के मजाक करने पर किरण गुस्सा छोड़ देती है। अब किरण घर में से खाली मटका बाल्टी लेकर बाहर आती है। अच्छा, तो बताओ कौन कौन हमारे साथ नदी पर ठंडी ठंडे पानी में नहाने के लिए चलेगा? नदी पर नहाने की बात से तीनों बच्चे खुश होकर हाथ खड़ा कर लेते हैं। मम्मी मम्मी, मैं चलूंगा नदी पर नहाने, बड़ा मजा आएगा। मैं भी नदी पर नहाने के लिए चलूंगा। चलो तीनों। माँ जी, हम नदी से पानी भरकर लाते हैं। बहू, बच्चों को थोड़ा अच्छे से मल मल कर नहला देना, तीनों का मन हल्का हो जाएगा। जी माँ जी। दोनों बहुएं बच्चों को लेकर नदी पर चल देती हैं। सूरज की किरण चमकते हुए धरती को छू रही थी, जिससे जमीन ज्वालामुखी जितनी जल रही थी। हे राम जी, आज तो जमीन ज्वालामुखी जितनी खौल रही है। बेचारे बच्चों के नाजुक पैर तो सट सट जल रहे होंगे। अम्मी, पैर जल रहे हैं। खुद ही उठा लो ना। बस गोलू बेटा, नदी पास में है, जल्दी जल्दी चलो। जैसे ही बहुएं नदी पर पहुंचती तो देखती हैं गर्मी के प्रभाव से नदी का पानी सूख कर आधा हो चुका था, जिसे देखकर दोनों चिंता से भर जाती है। जेठानी जी, एक ही दिन में नदी का पानी कितना सूख चुका है। अगर ये नदी भी सूख गई तो गर्मी में हमारे ससुराल का गुजारा कैसे चलेगा? इस बार गर्मी का तापमान भी तो हद से ज्यादा पड़ा है। सुबह के 5-6 बजे बिल्कुल कड़क धूप छा जा रही है और शाम के 6-7 बजे से पहले सूरज डूबता नहीं है, तो नदी कहाँ से भरी रहेगी? और हम तो खाना पीना, नहाना धोना, निपटाना सब इस नदी पर से ही करते। अगर ये भी सूख गई तो हमारा तो कोई सहारा ही नहीं बचेगा। दोनों बहुएं नदी से पानी भरती हैं। तीनों बच्चे नदी में नहाने के लिए उतरते हैं तो भीषण गर्मी से नदी का पानी भी खौल रहा होता है। हाँ मम्मी, नदी का पानी तो बहुत ज्यादा गरम गरम से हो रखा है। जैसे ही दोनों बहुओं ने नदी के पानी में हाथ डाला तो दोनों के हाथ जलने से हो गए। ये भगवान जेठानी जी, ये नदी का पानी तो चावल के पानी जितना उबल रहा है। बच्चों, जल्दी से नदी से बाहर निकल आओ, नहीं तो छाले पड़ जाएंगे। तीनों बच्चे नदी से बाहर निकल आते हैं। हवाएं भी गरम गरम चल रही थी। हम तो कितना खुश होकर आए थे कि नदी के ठंडे ठंडे पानी में छपाक छपाक कर नहाएंगे, लेकिन नदी का पानी तो कितना गर्म है। काश कि हमारे घर में भी ठंडा ठंडा पानी का मोटर लगा होता तो हम भी नहाते। तीनों बच्चों को ठंडे पानी से नहाने के लिए तरसता देख दोनों बहू को भी काफी ज्यादा दुख लगता है। तभी सरिता जुगाड़ लगाती है। किरण, ऐसा करते हैं, इस पानी को बाल्टी में भर कर ले ही चलते हैं। 2-4 घंटे में नॉर्मल हो जाएगा तो बच्चे नहा लेंगे। जेठानी जी, नहाना धोना तो इस नदी के पानी से कर लेंगे, लेकिन खाना पीना कैसे करेंगे? जरा इस मटके के अंदर देखिए, पानी के साथ साथ कितनी काई आ गई है। अपनी पड़ोसन मंगला काकी के यहाँ मीठे पानी का मोटर लगा है, उनसे एक बाल्टी पानी मांग लेते हैं। दोनों बहुएं मटके बाल्टी भरकर घर लाती हैं। तभी पसीने से तर ससुर। बहू, तुम दोनों नदी पर से ठंडा ठंडा पानी भरकर लाई होगी ना? मुझको थोड़ा ठंडा पानी पिला दो, हलक सूख गया है गर्मी से। पापा जी, ये पानी पीने लायक नहीं है। गर्मी के चलते नदी का काफी ज्यादा पानी सूख गया है, इसीलिए मजबूरी में नीचे का काई बैठा पानी भरकर लाए हैं। ये सुनकर गर्मी से बेचैन ससुराल वाले काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हे भगवान जी, एक तो इस गर्मी ने
मौसम में आग लगा रखी है, ऊपर से पानी की किल्लत। गरीब भला कैसे जिएगा, बगैर पानी के कैसे गुजारा होगा। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं मंगला आंटी के यहाँ से एक बाल्टी पानी भर कर लाती हूँ। सरिता खाली बाल्टी लेकर पड़ोसन मंगला के पास आती है, जो कि एसी चलाकर ठंडी ठंडी हवा खा रही थी। मंगला आंटी, एक बाल्टी पानी मिलेगा क्या? हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, बस खाना बनाने के लिए चाहिए था। एक बाल्टी पानी देने के नाम पर भी मंगला का मुंह बन जाता है और किचकिच करती है। और जब देखो तुम्हारे परिवार में पानी की किल्लत लगी रहती है। मकानदार को बोलकर मोटर क्यों नहीं लगवा लेते? पड़ोसी भी भला कब तक पानी देंगे। रुको लाकर देती हूँ। 4 बातें सुनकर मंगला एक बाल्टी पानी भर कर देती है। सरिता घर आ जाती है, जहाँ रमेश मिथिलेश काम पर से आ चुके थे। अच्छा हुआ भाभी जो आप ठंडा ठंडा पानी भर कर ले आई। पूरा दिन गर्मी में पत्थर तोड़कर शरीर झुलस गया है। मिथिलेश, आधे पानी में नहाकर मेरे लिए भी बचा देना। दोनों भाइयों को पानी का बंटवारा करते देख सरिता गुस्से में भड़क जाती है। ये पानी मैं आप दोनों भाई के नहाने के लिए भरकर नहीं लाई, खाना पीना बनाने के लिए लाई हूँ, तो इसे नहाने में खर्च करने के बारे में सोचे भी मत। 36 बातें सुनाकर पड़ोसन ने एक बाल्टी पानी दिया है। अरे तुम तो पड़ोसन का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? एक तो दिन भर बाहर तपती गर्मी में गधा मजदूरी करके आओ और नहाने के लिए एक बाल्टी पानी भी नसीब नहीं है। और तो और घर में थोड़ी ठंडपन भी नहीं रहती। दिन भर धूप में जलकर काम करो और घर आओ तो मकान भी तपता मिलता है। हाँ, जैसे हम तो दिन भर एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हैं, हम भी तो यही गर्मी झेलते हैं। दोपहर में चूल्हा लगाकर खाना पीना बनाने में पूरा शरीर पिघल जाता है। गर्मी को लेकर बहू बेटे में कलेश मचते देख शोभा दोनों को डांट लगाती है। हे भगवान, चुप करो तुम चारों मियाँ बीवी। एक तो गर्मी के मारे मकान इतना दमक रहा है, ऊपर से तुम सबकी किचकिच से माथा दुख गया मेरा। और मिथिलेश रमेश, बहुओं की बात जायज है। अरे जब तुम दोनों भाई टाइम पर मकान का किराया देते हो तो फिर मकानदार को पानी के लिए क्यों नहीं बोलते हो? जब हम किराया इस मकान का देते हैं तो किसी और के यहाँ से पानी क्यों भरेंगे आखिर? और बेटा, मकानदार को छत ठीक करवाने के लिए भी जाकर बोलो। छत में इतने छोटे छोटे से छेद हो रखे हैं, पूरा दिन मकान तपता रहता है, थोड़ी सी भी ठंडक नहीं रहती कि हम टिक सके। बाबूजी, हमने तो मकानदार को कितनी बार कहकर देख लिया मकान की छत दीवार की मरम्मत करवाने के लिए, लेकिन उसके कान पर जू नहीं रेंगता। एक नंबर का खच्चर आदमी है। हम दोनों भाई दिन भर काम पर रहते हैं, तुम दोनों जाकर कहीं और कमरा देखाओ। अगले दिन दोनों बहू के पति चट्टानी पहाड़ों पर काम करने के लिए निकल जाते हैं। दोनों बहू घर के कामकाज खत्म करके कड़कड़ाती धूप में कमरा देखने जाती हैं। अरे देखिए, डबल रूम सेट, बड़ी सी रसोई, टॉयलेट, बाथरूम और पानी की भी कोई परेशानी नहीं है। 24 घंटे मीठा पानी आता है। कमरा तो हमें पसंद है, आप एक बार किराया बता दीजिए। जी जी, वैसे बाकी कमरे तो मैं 12 से 15 हजार रेंट पर चढ़े हुए हैं। बाकी ये डबल रूम सेट 10 हजार में चढ़ेगा। बाकी बिजली पानी बिल अलग से है और 1 महीने का एडवांस लगेगा। कमरे का किराया सुनकर दोनों गरीब बहू की आंखें फटी रह जाती हैं। 10,000 कुछ ज्यादा ही हाई फाई किराया बता रहे हैं ये तो। बहन जी, कमरा भी तो हाई फाई खर्चा लगाकर बनवा रखा है। ये कमरा तो फिर भी मैं सस्ते में चढ़ा रहा हूँ। बाकी कमरे तो 12-15 हजार में चढ़ रखे हैं। रहने दीजिए, हम कहीं और देख लेंगे। हमारे पतियों की इतनी आमदनी नहीं कि इतना किराया दे सके। अरे जब लेने की औकात नहीं तो फालतू में मेरा टाइम खराब कर दिया। चलो फूटो यहाँ से। अकड़ू घमंडी मकानदार दोनों की बेइज्जती करके उन्हें भगा देता है। वहीं रात में पूरा गरीब ससुराल गर्मी से जलते हुए पसीने में तर खाना खा रहे थे। सभी के शरीर से पसीना चू रहा था। मम्मी, खुजली हो रही है, मुझको खाना नहीं खाना। बहू, इस दाल में भी खटास बना गई है। दिन की दाल परोसी है क्या? नहीं पापा जी, ये दाल तो थोड़ी देर पहले बिल्कुल ताजी बनाई है, पता नहीं कैसे खराब हो गई। अब तुम दोनों गरम गरम खाना बनाकर बिल्कुल ढक दोगी तो खराब तो होगा ही ना। इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है, कमाने जाना पड़ता तो पता चलता। ससुर के ताना कसने पर शोभा बोलती है, अजी अब दाल खराब हो गई है तो इसमें बहू का क्या दोष है? अगर वो खाना नहीं तोप कर रखती तो दीवार से मिट्टी पड़कर दाल किनकिन हो जाती, तभी तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरता है। एक तो वैसे ही गर्मी से मिजाज खराब है, तुम माथा गरम मत करो। इस तरह समय गुजरता और गरीब ससुराल धधकते मकान में टाइम काटता है। दिन भर मकान में छाई घमासान गर्मी के चलते सभी को फोड़े फुंसी घमौरी निकल जाती है। हाय मम्मी, हाँ मम्मी, मुझको बहुत जोरों की खुजली हो रही है। जैसे ही किरण गर्मी से लाल लाल मोटे मोटे दाने में से खून निकलते देखती है तो रो पड़ती है। हे भगवान जी, इस लड़के ने खुजली करके सारी घमौरी छीन ली। ओहो, बेचारे को गर्मी से खुजली कर रहे होंगे फोड़े फुंसी। देख बहू, थोड़ा सा नवरत्न पाउडर पड़ा हो तो मल दे, घाव पर थोड़ा ठंडकपन लगेगा। कविता, जरा पाउडर का डिब्बा देना। कविता देखती है कि पाउडर का डिब्बा पूरी तरह से खाली पड़ा है। भाभी, डिब्बे में चुल्लू भर पाउडर भी नहीं लगा, खाली पड़ा है।
तभी गर्मी के प्रकोप से चट्टानी चक्रवात पूरे गांव में आ जाता है। पूरा गरीब ससुराल घर के अंदर ही बैठा हुआ था। तभी छत से किसी भूस्खलन की तरह मिट्टी टूटकर झड़ने लगती है और देखते देखते दीवारों में बड़ी बड़ी दरार छा जाती है, जिसे देख गरीब ससुराल वाले घबरा से जाते हैं। हे राम, ये मकान इतना हिलडुल क्यों रहा है? तभी बाहर से आवाज आती है, जल्दी जल्दी सब लोग अपने अपने घर से निकल जाओ, गर्मी से पहाड़ी चट्टानों पर भूस्खलन हो रहा है। पूरा गरीब ससुराल डर के मारे घर छोड़ छाड़ कर बाहर निकल आता है। अगले ही पल भूकंप के तीव्र झटके से उनका घर मलबे के समान ढेर हो जाता है। इतने में दोनों बहू के पति भी आ जाते हैं। शोभा असहाय होकर छाती पीट लेती है। हाय, बड़े तुझ पर ऊपर वाले हैं कि सारे की छत थी, तूने वो भी उजाड़ डाली। किसी और जाने को नहीं छोड़ा तूने मेरे परिवार को। माँ जी चुप हो जाइए, और गनीमत है जो हमारे में से किसी की जान को जोखिम नहीं आया, हम सुरक्षित हैं। सरिता बहू, मैंने पेट काट काट कर गरीबी में घर का एक एक चीज सामान जोड़ा था, वो सब कुछ इस मकान के साथ दफन हो गया। इतने में मकानदार भी धमक जाता और खरी खोटी सुनाते हुए, अरे तुम जैसे 2 कौड़ी के गरीब किराएदारों को मुझे अपने मकान में रखना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे चलते आज मेरा मकान गिर गया, लाखों रुपए की ईंट टूट कर नुकसान हो गई। मकानदार के इल्जाम लगाने पर कविता गुस्से में भड़क जाती है। मकानदार जी, अपना उल्लू सीधा करना तो कोई आपसे सीखे। इतने टाइम से हम मकान मरम्मत करवाने के लिए कह रहे थे, इतने पुराने जमाने का मकान था तो गिरेगा ही। थोथा चना बाजे घना, एक तो मैंने तुम लोगों को गरीब देखकर सस्ते में कमरा रहने के लिए दिया था। चलो अब फूटो यहाँ से। पूरा गरीब ससुराल भयंकर दमकती गर्मी में दर दर भटकने लगता है। कोई जुगाड़ न लगने पर लाचार होकर सब चट्टानों पर बसे पहाड़ की तरह चलने लगते हैं। जैसे जैसे वह ऊंचाई पर जाते हैं, उन्हें हरे भरे मैदान दिखते हैं और ठंडकपन महसूस होता है। माँ, चल चल कर पैरों में छाले पड़ गए, गर्मी से गला भी सूख गया, पानी चाहिए। सरिता पानी की तलाश में इधर उधर नजर जमाती है, लेकिन चारों तरफ बंजर चट्टान को छोड़ कुछ नहीं था। बेटा, यहाँ तो इन बंजर चट्टान के सिवा पानी की एक बूंद भी नहीं है। भाभी, थोड़ा ऊंचे पर चलकर देखते हैं। ये पहाड़ी चट्टान बहुत ही ठंडक भरी है, जहाँ ठंडक है तो झरना भी होगा। धूप और भयंकर गर्मी में चट्टान उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलकर सबके कदम थक से गए थे। कुछ देर में चट्टानी रास्तों को पार करके ठंडे पहाड़ पर पहुंचते हैं, जहां एक गुफा थी। कुछ मोटी टहनियों के हरे भरे पेड़ थे, जिन पर से कुछ पके हुए फल चू कर गिर रहे थे, और ढेर सारे ठोस खनिजों के चट्टान भी थे। हाँ, यहाँ पर तो कितनी ठंडी ठंडी मस्त बर्फ जैसी हवा चल रही है। सचमुच में इतनी तपतपाती गर्मी में भी इस ठंडे पहाड़ पर कितनी तरोताजा हवा चल रही है। इतनी ठंडक में तो चैन से नींद पड़ जाए। मम्मी मम्मी, बहुत जोर की प्यास लगी, पानी चाहिए। इतने ऊंचे पहाड़ी चट्टान पर पानी मिलना तो असंभव है। तभी किरण को गुफा के अंदर से झरना गिरने की झरझर आवाज आती है। जेठानी जी, ऐसा लग रहा है इस गुफा के अंदर ठंडे पानी का झरना गिर रहा है। आवाज तो कुछ पानी जैसे आ रही है, चलकर देखते हैं। दोनों बहुएं पानी के लिए गुफा के अंदर फूंक फूंक कर कदम रखती हैं। तभी गुफा में से 2 नेवले निकलते हैं, जिसे देख किरण की सांस अटक जाती है। नेवला। दोनों गुफा को पार करके जैसे अंदर आती हैं तो जिंदा पहाड़ी चट्टान से एकदम दूध जितना साफ सुथरा ठंडा झरना गिर रहा होता है। दोनों काफी चौंक जाती हैं। जेठानी जी, देखिए तो इस पहाड़ी चट्टान से तो 2 झरने गिर रहे हैं, तभी यहाँ इतना ठंडकपन है। दोनों झरने का पानी चक्कर देखती हैं, जो अमृत जितना मीठा था। हाँ हाँ हाँ, इस झरने का पानी कितना ठंडा मीठा है, मन तृप्त हो गया। दोनों झरने के पास में से चौड़े पत्तों वाले पेड़ पर से कुछ पत्तों को तोड़कर डोंगा बनाकर सबको ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए लाकर देती हैं। तुम तीनों जल्दी से इस जगह को साफ सुथरा कर लो। मैं और मिथिलेश लकड़ियां काट कर आते हैं। इस पहाड़ी चट्टान पर जंगली जीव जंतु घूमते होंगे, इसीलिए रात का टाइम खुले में काटना सुरक्षित नहीं है। दोनों भाई लकड़ी काटने चले जाते। दोनों बहुएं नंद के साथ लगकर सूखी काई वाली जगह को साफ करती हैं। ये काई तो सूखकर इतनी सख्त हो गई कि छूट ही नहीं रही। कविता, यही सब तो बाद में धीरे धीरे चट्टान का रूप लेते हैं और खनिज बन जाते हैं। हम कुछ खाने का जुगाड़ लगा कर आते हैं। कविता की नजर गुफा के चारों तरफ लगे सूखे पुले पर जम जाती है, जो कि लहलहा रहे थे, जिसे तोड़कर वो झाड़ू बनाकर पूरे जगह की साफ सफाई करती है और बच्चे घास उखाड़ते हैं। वहीं दोनों बहुएं चट्टानी पहाड़ों से थोड़ा नीचे उतरकर एक जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां कुछ खाने पीने की वनस्पतियां लहलहा रही थी। जेठानी जी, ये बाजरा और जौ है ना? हाँ, देखने से तो जौ और बाजरा ही लग रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ वनस्पतियां खाने वाली वनस्पतियों से एकदम मिलती जुलती है, लेकिन वो जहरीली होती हैं। ऐसा कहते हुए सरिता उस वनस्पति की परख करने के लिए उसके अंदर से एक बीज निकाल कर देखती है, जो कि जौ बाजरा था। दोनों उन सारी बालियों को तोड़कर भोजन के लिए एकत्रित कर लेती है। साथ ही थोड़ा और जंगल के अंदर बढ़ती हैं, जहां उन्हें सहजन के बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई देते हैं और जलपाई के फल भी।
जिसे पंछी खा खाकर गिरा रही थी। देवरानी जी, ये देखो जलपाई फल। पता है गर्मी के मौसम में इसे खाना शरीर के लिए लाभकारी होता है। दोनों को इसके अलावा जंगल में नीम का पौधा भी दिखाई देता है जिस पर गुच्छे के फल लगे थे। दोनों उसे चुनकर चट्टान पर वापस ले आती हैं, जहां दोनों भाई लकड़ी लाकर छावनी लगा रहे थे। इतनी तेज हवा में ये लकड़ी का घर टिक नहीं पाएगा, अब कैसे बसावट करेंगे? तभी दोनों बहुएं चट्टानों के बीचों बीच से मेमलस नाम के छोटे से जीव को निकलते देखती हैं, जिससे उन्हें ख्याल आता है। आप सभी लोगों ने देखा ये मैमल्स चट्टानों के बीचों बीच बसावट कर रहे हैं। मतलब कि इस गर्मी के मौसम में भी चट्टानों के बीचों बीच ठंडक है। क्यों ना हम इन पहाड़ी चट्टानों को काटकर अपने लिए घर बनाएं? पर चट्टान को काटकर घर बनाना इतना भी सरल नहीं होगा, क्योंकि इसमें से कुछ चट्टान ठोस है तो कुछ कमजोर भी है। पूरा गरीब ससुराल ठंडा जलपाई खाकर पेट भरता है, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट था, और सब गर्मी में गुफा के अंदर ठंडक में चैन सुकून की नींद सोते हैं। तभी जैसे जैसे रात गहरी होती है, गुफा के बाहर से कुछ खतरनाक जानवरों के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिससे गरीब ससुराल वालों के डर के मारे कान खड़े हो जाते हैं। मम्मी मम्मी, ये तो शेर जैसी आवाज है। खतरनाक जानवरों के खौफ से दोनों बहुएं आंखें जमाकर जागती रहती हैं और पूरा परिवार सो जाता है। सुबह होते हुए सूरज की किरण फूटती है और सब काम शुरू करते हैं। ये पहाड़ी चट्टान तो बहुत ही ज्यादा कठोर और सख्त है। इसे काटकर घर बनाने में काफी मेहनत लगेगी। पर भैया, हमारा घर भी तो मजबूत बनेगा। ये चट्टानी पहाड़ इतना सख्त और कठोर है कि अपनी जगह से जल्दी से खिसक नहीं रहे। दोनों भाई चट्टानों को काटकर गहरा करते हैं, वहीं बहुएं चट्टानों को तोड़कर निकलने वाले पत्थरों को बटोर रही थी। अरे बहू, तुम दोनों इन चट्टानी पत्थर को क्यों इकट्ठा कर रही हो? माँ जी, क्योंकि ये चट्टानी पत्थर एकदम ठंडे हैं, इसीलिए हम इससे अपनी जुगाड़ू रसोई बिठाने के काम में लेंगे। एक तरफ जहां दोनों के पति सबके रहने के लिए चट्टानों को काटकर अलग अलग बड़े बड़े कमरे बनाते हैं, दोनों बहुएं छोटे छोटे टुकड़ों से रसोई बनाती हैं, क्योंकि चट्टान के सफेद खनिज बर्फ जितने ठंडे थे। इसके अलावा दोनों बहुएं चट्टानों के चारों तरफ बेकार पड़े खनिजों को इस्तेमाल में लाती हैं और ठोस काले चट्टानों को चूल्हा बनाने के लिए चुनती हैं, जिनके अंदर से उन्हें कोयले के खनिज भी मिलते हैं। यह चट्टानी खनिज तो कोयला है। चलो अच्छा है, हमारे ईंधन का जुगाड़ भी हो गया। अब हमें लकड़ी लाने के लिए नीचे नहीं जाना पड़ेगा। मगर जेठानी जी, ये चट्टानी कोयला तो बहुत ही ज्यादा कठोर और सख्त है। इनको तोड़ने के लिए औजार की जरूरत पड़ेगी। देवरानी जी, जिस तरह से हमने जुगाड़ लगाकर चूल्हा, रसोई, बर्तन सब कुछ बना लिया, तो हम इन चट्टानी पत्थरों से औजार भी तो बना सकते हैं। दोनों कुछ पत्थरों को घिसकर नुकीले औजार बनाती हैं और उनसे चट्टानों पर चोट मारकर कोयले को तोड़ तोड़ कर निकालती, जिससे वह चूल्हा जलाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती हैं। वहीं सास ननद झरने के पास उगी हरी हरी घास से चटाई बनाती हैं। इसके बाद दोनों बहुएं ठंडे पहाड़ी चट्टान पर ही चूल्हा लगाकर सबके लिए शुद्ध वनस्पतियों से भोजन पकाकर खिलाती हैं। आहा, ये बाजरे की रोटी खाने में कितनी मीठी मीठी सी लग रही है। सालों के बाद बाजरे की रोटी खाई है, क्यों शोभा? हाँ जी, हमारे जमाने में तो गर्मी के मौसम भर ज्वार और बाजरे के आटे की रोटी खाते थे लोग। आजकल के खान पान में तो ताकत ही नहीं बच गई। माँ जी, बाबूजी, एक चूल्हे की रोटी और दूं आप दोनों को? बहू, मेरा तो पेट भर गया। मिथिलेश, रमेश को दे दे। सब लोग ठंडक भरे वातावरण में चैन से रोटी खाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। धीरे धीरे पूरा गरीब ससुराल वहां की ठंडक भरे जलवायु में ढल जाता है। दोनों भाई लकड़ी काटकर बेचते हैं। इसके अलावा कोयला और खनिज भी बेचकर परिवार का पेट भरवाने का खर्चा आसानी से चला पाते हैं। वहीं गर्मी में ठंडे पहाड़ों के चट्टान पर बसावट करके गरीब ससुराल आराम से रहन सहन करने लगते हैं।